नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से मिले निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मिले सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देहरादून भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। देर शाम जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह के साथ बैठक की, जिसमें बूस्टर डोज को ब्लॉकवार लगवाने को लेकर चर्चा हुई। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हरिद्वार के सिडकुल स्थित बिग सैलो कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने पिछले 1 महीने से कंपनी में धरना दिया हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस दिए कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया गया है। यहां तक कि उनका 6 महीने का वेतन भी उन्हें नहीं दिया गया। यही नहीं, कर्मचारियों ने बताया कि डीएलसी के द्वारा पिछले 3 तारीख को कंपनी के 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी कर्मचारियों को बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस दिए निकाला गया, जो कि अन्याय प्रबंधन द्वारा इन कर्मचारियों पर किया गया और लगभग 25 दिनों से संघर्ष के बावजूद भी अभी तक कोई न्याय हमें नहीं मिला है, कर्मचारियों को नहीं मिला है। सभी की मांग यही है कि वह प्रबंधन वार्ता में आए और हमारी मांगों को पूरा करें। उसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई न्याय हमें नहीं मिला है। अपने ALC जो महोदय हैं, उन्होंने 3 तारीख को यह कहा था कि प्रबंधन के 4 लोगों के खिलाफ हम FIR करेंगे। दिन में बैठेंगे, अगर जो हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम रात भर भी बैठेंगे। इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, हम सारे साथ हैं और साथ मिलकर पूरी रात बैठेंगे। अपनी मांगों को लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमें मिलना चाहिए हक, वो तो हमें। वहीं थाना कनखल क्षेत्र में निवासरत एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए SSP से मिलने पहुंचा था, जहां SSP हरिद्वार से मुलाकात न होने के कारण उन्हें निराश होकर बैरंग लौटना पड़ा। बता दें आपको कि पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिसंबर की देर रात सिंहद्वारा हाईवे पर बनी चाय की दुकान पर 5 दबंगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट कर मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए, जिसके चलते पीड़ित के द्वारा उक्त मामले की लिखित शिकायत थाना कनखल में दी गई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। पिछले शनिवार को 10 तारीख का हमारे पति के साथ घटना हुआ था, मेरे पति के साथ। तो FIR को फोटोकॉपी में लेने गई थी थाना में, मैं या मेरे लड़की। तो वहाँ पे बोले, एक कांस्टेबल बोले कि तुम्हारा तो फैसला हो गया, और दूसरा बोले कि तुम्हें तो पैसे भी मिल गया, फैसला भी हो गया। शनिवार 10 तारीख को 5 लड़के आए थे गुंडागर्दी करने, गाली गलौज दे करके सिगरेट मांग रहे थे कि सिगरेट दो। हमने मना किया कि भाई जी गाली मत दो। हमारी बीवी बच्चों के साथ भी गाली गलौज करा, मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और मारपीट करके लूटमार, जो भी लूटमार हुआ, गले से पैसे वैसे ले गए। इसका मंगलसूत्र ले गए 5 लड़के। फोन करने में पुलिस पकड़ ली उनको। मेरा मेडिकल भी हो रखा है, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नए साल से ठीक पहले कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 ने भारत समेत कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा समय में चीन इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है और इसी कड़ी में चिकित्सालय के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट NS खत्री ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज स्प्रेड हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लेटर आया है। चाइना में काफी केसेस बढ़े हैं, इंडिया भी हाई अलर्ट पे और स्टेट पे जो है वार्निंग और प्रिपरेशन के लिए आइए और सचिव साहब मीटिंग करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले से ही डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल आया है, दून मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो ऑक्सीजन जो
प्लांट्स वगैरह हैं वो वर्किंग है, लिक्विड प्लांट जो वर्किंग है, बेड्स वगैरह रेडी है। तो उन्होंने कोविड टाइम में 100 आईसीयू बेड्स बनाए थे। अभी क्योंकि अभी उन आईसीयू बेड्स को अदर बेड्स में कन्वर्ट किया गया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी की दोनों सरकारों को जमकर घेरा। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस से को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। चीन के कोरोना के वीडियो दिखाकर लोगों में भय उत्पन्न किया जा रहा है और यह सब केंद्र सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए कर रही है। इस दौरान उन्होंने राज्य में लगातार पुल क्षतिग्रस्त होने की घटना को लेकर भ्रष्टाचार की एक निशानी बताया और उनका कहना है कि लगातार एकाएक गिर रहे पुल करप्शन के चलते गिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में पुलों के कामों में गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसलिए पुल टूट रहे हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सचिव की भी जांच कराए जाने की मांग करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का भी इस्तीफा मांगा। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच कराए जाने की याचिका खारिज किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता, वहां प्रेस को आजादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहां से वो लीक हुआ, कहां वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि साहब 3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज्यादा जो है जनसंख्या से हो गई, तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते। राजधानी देहरादून से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क में बने पुल का एक हिस्सा टूटने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। पुल का हिस्सा टूटने के बाद पुलिस ने यहां तुरंत आवाजाही पर रोक लगा दी। भोपाल पानी में 8 करोड़ की लागत से 2018 में बना यह पुल था और पुल में उद्घाटन से पहले ही दरारें आ गई थी। देहरादून थानो रोड पर बना भोपाल पानी पुल पहले से ही क्षतिग्रस्त था और अब उसका एक और हिस्सा नीचे गिर गया है, जिसके चलते दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी ने सफाई देते हुए कांग्रेस पर अटैक किया है। बंद करके 2017-18 में कंप्लीट हुआ, लेकिन काम जिस दिन से टेंडर था उसी दिन से काम उस पर प्रारंभ हो गया था। कोई पुल, अब इंजीनियर हैं करण मेहरा, शायद मुझे लगता है कि वो एक दिन में पुल बना देते हो, लेकिन किसी भी काम का, सिविल के किसी भी काम पर समय लगता है, चाहे पुल बनाने का, चाहे मकान बनाने का समय लगता है हर काम को। किसी पुल को 2-2 साल 3-3 साल से पहले कहां पुल बनते, लेकिन ये करण मेहरा जी को देखना चाहिए कि उनके समय का काम था, उन लोगों ने ही टेंडर किए थे। अब अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपने षड्यंत्र, अपने कृत्यों को छुपाने के लिए इस प्रकार की चीजें राजनीति कर रहे हैं, तो करते रहे, जनता सब समझदार समझती है। और सौभाग्य कहूंगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा, अगर कहीं दूसरी तरह को जहां और क्रैक्स है वो टूटा होता तो निश्चित वहां बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहां करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती, और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोन नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूँ। आदरणीय नेगी जी जो समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है, उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया। और वहीं चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है।
जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ सचिवालय में एक बड़ी बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी दिशा निर्देश होंगे वो सभी सीएमओ और सरकारी स्वास्थ्य महकमों को दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा जारी की गई पिछली बार की जो भी गाइडलाइन थी उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। देखिए, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आई हैं। उसमें दो चीजों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फिलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कई तरीके से काम कर रही है। इसी के तहत उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस ने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी और छात्राओं को ऐप डाउनलोड भी करवाया। वहीं कोतवाली जसपुर के एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। इसी क्रम में जसपुर कन्या महाविद्यालय में सभी के फोन में उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड किया गया है। उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में भी बताया गया, साथ ही ऐप को कैसे उपयोग करना है उसकी जानकारी भी दी गई। यह अभियान लगातार जारी रहेगा और दूसरे स्कूलों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। ये महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में उत्तराखंड साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक गौ शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में आज हमने ये बीएसबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, यहाँ हम लोग आए पूरे स्टाफ के साथ में सभी के एंड्रॉइड फोन में उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति जो ऐप है डाउनलोड कराया गया है। उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया, इसको उपयोग करने के लिए कैसे उपयोग करना है ये सब कुछ बताया गया है। ये अभियान लगातार जारी है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। जसपुर में पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप को लेकर छात्र छात्राओं को जानकारी दी और कन्या महाविद्यालय में पुलिस ने छात्राओं के मोबाइल फोन में ऐप को डाउनलोड किया और यह भी बताया कि इस ऐप का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको यह बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार नए नए काम कर रही है और तमाम कदम उठा रही है। इसी के मद्देनजर ये भी काम पुलिस की ओर से किया गया और महिला सुरक्षा को लेकर छात्राओं और छात्रों को जागरूक किया गया। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये लगातार जारी रहेगी और दूसरे स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों में भी जाकर पुलिस छात्र छात्राओं को इसके बारे में जागरूक करेगी और छात्राओं को विशेषकर इस ऐप के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसकी भी जानकारी पुलिस लगातार छात्राओं को दे रही है। ये महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में उत्तराखंड साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में आज हमने ये बीएसबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, यहाँ हम लोग आए पूरे स्टाफ के साथ में सभी के एंड्रॉइड फोन में उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति जो ऐप है डाउनलोड कराया गया है। उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया, इसको उपयोग करने के लिए कैसे उपयोग करना है ये सब कुछ बताया गया है। ये अभियान लगातार जारी है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। अल्मोड़ा के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में लंबे समय से खराब पड़े 36 नालों का जल्द ही अब पुनर्निर्माण होगा।
इसके लिए सरकार ने लगभग 19 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर कर लिया है। वहीं टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा की डीएम वंदना ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में खराब पड़े नालों को ठीक करने के लिए शासन को डीपीआर बनाकर भेजी गई थी, जिसको लेकर करीब 19 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे पहले चरण में चिन्हित 36 नालों का जीर्णोद्धार किया जाना है। बजट की स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही इनके निर्माण का काम भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे फेज में ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नालों को ठीक करने के लिए डीपीआर बनाकर इसी महीने की आखिरी तारीख तक भेज दी जाएगी। अल्मोड़ा में ड्रेनेज प्लान को प्रिपेयर करने के लिए एक इनिशिएटिव जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग के साथ लिया गया था, भी ले लिया गया है। उसमें भी 25 दिसंबर तक का समय दिया गया है डीपीआर को प्रिपेयर करने के लिए। उसको 25 दिसंबर के बाद शासन को फेज 2 की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं सुल्तानपुर पट्टी के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्कूल में बाल शोध मेले का आयोजन किया गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से कई तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पढ़ाई के परंपरागत तरीकों से हटकर नवीन विधाओं की ओर से सीखने सिखाने का प्रदर्शन किया गया। बाल शोध मेले का शुभारंभ सरस्वती मां के चित्र पर दीपोत्सव कर उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी और प्रधानाचार्य जीआईसी पुरुषोत्तम ने किया। बाल शोध मेले में 22 विद्यालयों के 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। गए थे तो हमने सूचना ली थी, तो वो अंकल जी कह रहे थे यहाँ से रेतन निकाल गया है, और ये रेतन जब लोग निकाल कर ले गए हैं। और हमारी सुल्तानपुर पट्टी की नदी भी बहुत छोटी थी पहले, वो बहुत बड़ी हो गई है और नदी में खंडर हुए हैं, और हमारा जो पुल है वो भी टूट गया है और पुल भी बंद हो गया है, और जो किसानों की जमीन थी वो भी नष्ट हो गई है, और जो हमने ये ट्रैक्टर वैक्टर थे वो भी सारे निकाल गए हैं, और ये पुल बंद हो गया है, और जो हमारे पेड़ पौधे थे वो बहुत खिलते थे, अब वो भी नष्ट हो गए हैं। विद्यालय सुल्तानपुर सेकंड में अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से आज बाल शोध मेला आयोजित किया गया है। इसमें 22 स्कूलों के करीबन 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, और जिन्होंने विभिन्न तरह के अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। और जो उप जिलाधिकारी जी महोदय आए थे, उन्होंने उन प्रोजेक्ट को देखा और उनकी बड़ी सराहना की है। नवाचार शिक्षा के दृष्टिगत आज मॉडल प्राइमरी स्कूल सुल्तानपुर पट्टी में एक क्लस्टर वाइज यहाँ बाल शोध मेला अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किया गया था। प्राइमरी के बच्चों और उनसे जुड़े जो हमारे जूनियर के बच्चे हैं, उनमें एक जो जिज्ञासा होती है कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को जानने की, जैसे उनके आसपास नदी, तालाब, पेड़ पौधे हैं, और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, वाटर सप्लाई कैसे हो रही है, वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा, और वाटर हार्वेस्टिंग का है। वहीं देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की ओर से शीतलहर के चलते नगर निगम और नगर निकायों में कई जगहों पर अलाव जलाने और रैन बसेरे बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद से नगर निगम देहरादून द्वारा शहर के आईएसबीटी, निरंजनपुर मंडी रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक, टैक्सी स्टैंड, पुराना दिल्ली बस अड्डा समेत 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि निगम की ओर से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शहर के 4 रैन बसेरों में भी गरीब तबके के लोगों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है, और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक चौथा रैन बसेरा भी एनजीओ के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है।
सरकार स्वास्थ्य को लेकर रोज नए आयाम स्थापित कर रही है। अगर बात करें तो दून चिकित्सालय देहरादून की जनता के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी संस्था है, लेकिन जहां सबसे बड़ी दिक्कत आम जनता को पंजीकरण कराने को लेकर है। इसी को लेकर करीब 15 दिन पहले हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका असर भी हुआ है और अब दून हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एनएस खत्री ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जल्दी ही जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसकी वजह से आम जनमानस तक ये संदेश ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और लोग ऑफलाइन पंजीकरण के बजाय ऑनलाइन पंजीकरण करना शुरू करें, क्योंकि अब कोरोना को लेकर भी गंभीरता बढ़ती जा रही है और ऐसे में ऑनलाइन पंजीकरण से ही आम जनमानस का काफी समय भी बचेगा। देहरादून में दून चिकित्सालय में लोगों को पंजीकरण को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब जिला चिकित्सालय प्रशासन का यह कहना है कि जिला चिकित्सालय प्रशासन अब ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर लोगों को जागरूक करेगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण करें, जिससे लोगों का समय भी बचेगा और कोविड को देखते हुए ये काफी ठीक भी रहेगा। पहल गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज दून अस्पताल ने की थी ताकि आपको क्राउड से बचा जाए, और जैसा कि अभी लहर चल रही है, हमको कोऑपरेट करना चाहिए कि हम भीड़ वाले से बचे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं। कल की ओपीडी 1700 ओपीडी के अगेंस्ट 5-7 लोग को ही रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ जो मीडिया के लोग हैं उन्हें पेपर्स में जरूर दिया है। मैं कोशिश करूंगा अपने हायर अथॉरिटी से बात करके इस पे कोई क्लिप बना के जो है केबल में भी चलवाएं और सोशल मीडिया में भी चलाएं और न्यूज पेपर में लगातार ये खबरें दें ताकि लोग और अवेयर हो। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।